हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स एंड आईओएस। सो दोस्तों, कैसे आप लोग? दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको क्लाइमेट का फर्स्ट पार्ट करा दिया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो सारी देख लीजिएगा ताकि आपको ये लेक्चर बेहतर समझ में आए। ठीक है, सो ये है इस वीडियो का सेकंड पार्ट और हम सेकंड पार्ट में करने जा रहे हैं मौसम के चक्र के बारे में बात करेंगे कि हमारे इंडिया में किस तरह के मौसम के चक्र होते हैं और हर महीने में किस तरह का मौसम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या है शीत ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु की अगर हम बात करें तो ये दिसंबर से फरवरी के बीच में देखने को मिलता है। उसके बाद हम गर्मी का ऋतु देखते हैं यानी ग्रीष्म ऋतु, जो मार्च से मई के बीच में देखते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु जो जून से सितंबर के बीच में देखने को मिलता है। फिर पीछे हटते हुए मानसून की ऋतु जो अक्टूबर से नवंबर में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डीप में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले शीत ऋतु। देखिए, मैं शीत ऋतु के बारे में बात कर रहा था। शीत ऋतु जो है वो दिसंबर से फरवरी के बीच में हमें देखने को मिलती है और दिसंबर से जनवरी के बीच में सबसे ज़्यादा ठंड हमें उत्तर भारत में देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल दिल्ली, पंजाब, इस एरिया में सबसे ज़्यादा आपको दिसंबर और जनवरी में ठंड देखने को मिलती है। और अभी देखिए ठंड कम होती जा रही है। ठीक है, और अब हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु आएगी यानी गर्मी की ऋतु। ठीक है, इसमें देखिए औसत तापमान जो अगर मैं बात करूँ तो औसत तापमान यहाँ पे 12 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक हम देखते हैं। और इसके बाद 25 डिग्री से लेकर इन दिनों में उत्तर में अगर आप पश्चिम की तरफ देखें तो सबसे ज़्यादा आपको ठंड देखने को मिलेगी और इसी समय में आपको सबसे ज़्यादा हिमालय पे आपको बर्फ़ जमती हुई मिलेगी। ठीक है, हिमपात देखने को मिलता है। इसके बाद हम भारत में उत्तर पूर्व की तरफ देखें, वहाँ पे भी हवाएं बहुत तेज तेज चलती हैं। ठीक है, ठंडी हवा बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ एरिया में क्या होता है, यहाँ पे शुष्क मौसम भी देखने को मिलता है जो कि समुद्र के आसपास रहता है उस एरिया में। ठीक है, इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरते हुए नमी ग्रहण कर लेते हैं वहाँ के बादल। और तमिलनाडु पर तो इस समय वर्षा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, और हल्की हल्की वर्षा तो आपको साउथ में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपका शीत ऋतु के बारे में बात की है। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रीष्म ऋतु क्या होती है और ग्रीष्म ऋतु में क्या हम देखेंगे, देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु की अगर मैं बात करूं तो फरवरी के अंत तक तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, इसलिए मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु बहुत ज़्यादा रहती है। अगर हम बात करें नॉर्थ की तरफ तो आप जानते ही हैं कि नॉर्थ की तरफ तो यहाँ पे वायुदाब इतना गर्त में चला जाता है कि यहाँ पे लू जैसी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है जो कि बिल्कुल गर्म हवा देखने को मिलती है ना आपको, ये जो आपके मई जून जुलाई में अभी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर से लेकर पूर्व में झारखंड तथा उड़ीसा के कुछ भाग में देखने को मिलेगा। हालांकि इस ऋतु में विषुवत वृत्त जो रेखा होती है उसके आसपास के जो स्टेट होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए, हिंद महासागर के ऊपरी उच्च दाब का क्षेत्र विकसित होने लगता है यहाँ पे। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों में दोपहर के बाद गर्म हवा चलने लगती है, पवनें चलने लगती है जिसे हम लू कहते हैं। ठीक है, आप अगर स्कूल से आते होंगे तो आपको पता 12:30 के आसपास 2 बजे के आसपास कितनी तेज लू चलती है उस समय। ठीक है, और ये इतनी गर्म होती है कि ये पूरे शरीर को झुलसा दे, इतनी गर्म होती है। ठीक है, और इसी मौसम में तेज धूल भरी आंधियाँ भी देखने को मिलती है शाम को। कई इलाकों में आप देखेंगे यहाँ पे मूसलाधार बारिश भी होती है। ठीक है, कभी कभी आप देखेंगे ओले तक देखने को मिल जाते हैं, है ना। और आपको ये बंगाल की तरफ देखने को ज़्यादातर मिलेगी और बंगाल की तरफ इनको काल बैसाखी भी कहा जाता है। काल बैसाखी आपदा के नाम से बंगाल में जाना जाता है। गर्मी के मौसम की समाप्ति की ओर मानसून पूर्व की बारिश प्रायः केरल और कर्नाटका में होती है। वे आमों के जल्दी पकने में सहयोग होता है और इसे आम वृष्टि के रूप में भी जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि देखिए, अगर दिल्ली में गर्मी हो रही है जून में तो केरला से क्या होगा, मानसून बनता हुआ आएगा। कल हमने इसके बारे में बात की थी। और मानसून जब केरला से बनते हुए आता है ना तो उत्तर प्रदेश के आसपास, पंजाब के आसपास जहाँ पे भी आम के पेड़ की पूरी बगिया देखने को मिलती है आपको, वहाँ पे आम पकने का कारण ही यही होते हैं। ठीक है, ये जो मानसून उस समय निकलने शुरू होता है फिर आप देखते हैं कि अचानक से 1-2 महीने बाद बारिश शुरू हो जाती है क्योंकि वो केरल से बनते बनते हर स्टेट में पहुँच चुकी होती है वो बारिश। और इसके बारे में लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु किसे कहते हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, गर्मियों की चिलचिलाती गर्मी के बाद ठीक है लोगों की बेसब्री से बारिश के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है कि हम लोग बोलते हैं यार जून में कितनी गर्मी लग रही है, जुलाई में कितनी गर्मी लग रही है, और फिर हम वेट करते हैं किसका, बारिश का। क्योंकि देखिए बारिश होगी तो मौसम ठंडा खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मानसून का वेट करते हैं। और हमसे ज़्यादा मानसून का वेट करते हैं किसान, क्योंकि उनकी पूरी फसल उस पर ही निर्भर करती है। खरीफ की फसल के लिए जो तैयार कर सके, इसके लिए आपको बारिश की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जून से सितंबर आगे बढ़ते दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के महीने क्षेत्र में
उच्च तापमान के उत्तर भारत में मई के अंत तक आपको देखने को मिल जाती है बारिश। ठीक है, कई इलाकों में आपको मई के अंत तक में, लास्ट तक में भी आपको बारिश देखने को मिल जाती है। हम देखते हैं कि साउथ में बहुत जल्दी आती है बारिश। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट पॉइंट है इस मौसम के दौरान हवा की सामान्य गति दिशा उत्तर पश्चिम की ओर होती है। ये पवनें काफ़ी प्रबल होती है, इनकी औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और आर्द्र पवनें मई के अंतिम सप्ताह में सबसे पहले अंडमान निकोबार में पहुंचती हैं। उसके बाद गर्जन के साथ ये अलग अलग स्टेट में पहुंचती है। जून के प्रथम सप्ताह में केरल के तटीय भागों में पहुंचती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सबसे पहले अरब सागर की तरफ दिख जाएगी आपको और दूसरी तरफ आपको बंगाल की खाड़ी की तरफ दिख जाएगी, जो कि अरब सागर की तरफ तो गुजरात पड़ गया और बंगाल की खाड़ी की तरफ बंगाल उड़ीसा वगैरह पड़ गए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि 10 जून को होते हुए ये मुंबई पहुँच चुकी होती है। ठीक है, मुंबई के बाद ये धीरे धीरे अलग अलग एरिया में पहुँचती है और भारी वर्षा लेकर आती है कई इलाकों में। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंटीमीटर बारिश देखने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इलाहाबाद की बात करूं तो देखिए इलाहाबाद के अंदर आपको 91 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिलती है, कोलकाता में 120 सेंटीमीटर देखने को मिलती है, दिल्ली में 56 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली में कितनी कम बारिश होती है कोलकाता के कंपैरिजन। ठीक है, क्योंकि बंगाल में पहले मानसून होता है, दिल्ली में बाद में मानसून आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली में कलकत्ता से कम बारिश क्यों होती है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि मानसून पहले वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि 5 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक मध्य जुलाई में तापमान गिर जाता है, क्योंकि बारिश होने लगती है और मौसम जो होता है वो अपना तापमान बदलने लगता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि कई इलाकों में तो सूखा भी इसी समय में हम देखते हैं, जिसमें हम बोलते हैं यार इनकी फसल ख़राब हो गई, किसानों की इतनी फसल ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि वो सही समय पर मानसून सही जगह पर नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण उनकी फसलें ख़राब हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये पॉइंट। चलिए सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट है पीछे हटते मानसून की ऋतु। देखिए पीछे हटते मानसून की बात करूँ तो अक्टूबर नवंबर आते आते जो मानसून है वो पीछे हटना शुरू कर देता है। सितंबर अक्टूबर के दौरान तापमान उत्तर भारत में कम होना शुरू हो जाता है और उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून क्या होता है बहुत तेज़ से कमज़ोर पड़ने लगता है और मूसलाधार जो बारिशें होती है वो तो साउथ की तरफ हो जाती है, मगर दिल्ली ये नॉर्थ की तरफ बहुत कम देखने को मिलती है मूसलाधार बारिश। जो मूसलाधार बारिश का मतलब होता है जो पूरे हफ्ते बारिश होते जाए। ठीक है, तो हम क्या ऐसे बारिश देख पा रहे हैं? नहीं देख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि सही समय पर मानसून पहुँच ही नहीं पाता अब। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर भारतीय मैदान में धीरे धीरे कमज़ोर होकर वापस होने लगता है। अक्टूबर के महीने में अधिक तापमान और नमी के कारण मौसम गर्म और ज़्यादा हो जाता है। मैदानों में गर्म और आर्द्र मौसम देखने को मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा कष्टदायी होता है। अक्टूबर के अंत में तापमान गिरने लगते हैं। बंगाल की खाड़ी की तरफ सारा का सारा एक तरफ पहुंच जाता है। चक्रवात शुरू हो जाते हैं। तटीय क्षेत्र में महानदी गोदावरी कृष्णा ये अपने क्या करते हैं डेल्टाई क्षेत्रों को खो बैठते हैं, यानी कि इतनी तेज़ पानी की बारिश होगी तो जाहिर सी बात है पानी का स्तर बढ़ जाएगा नदी के अंदर। तो नदियों में पानी का स्तर बढ़ने के कारण क्या होता है वहाँ पे डेल्टाई क्षेत्र जो होता है ना वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये थे कुछ पॉइंट, ठीक है, जिसमें मैंने आपके मौसम के चक्र के बारे में बात की है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला है वर्षा का वितरण। देखिए वर्षा का वितरण हर क्षेत्र में अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, अब केरल में किस तरीके की हो रही है, दिल्ली में किस तरीके की हो रही है, ये तो हमने मानसून के अंदर ही पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि उच्च वर्षा वाले इलाके कौन कौन से। देखिए उच्च वर्षा का मतलब होता है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश जहाँ पे होती है उसे बोलते हैं उच्च वर्षा वाले क्षेत्र। ठीक है, इसके अंदर आते हैं पश्चिमी तट, उत्तर पूर्व, हिमालय क्षेत्र, मेघालय की घाटी, खासी, जनजातीय पहाड़ियाँ, ये सारे के सारे जो है ना ये आपके नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है। ठीक है, और पहाड़ों पे तो बारिश होती भी बहुत तेज़, आपको भी मालूम है। ठीक है, तो ये पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश देखने को मिलती है। सेकंड पे आता है सामान्य वर्षा। सामान्य वर्षा की अगर मैं बात करूँ, सामान्य वर्षा जो होती है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है और ये होती है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और कई अलग पश्चिमी घाटों पे होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में हमें बारिश देखने को मिलती है। इसके बाद आता है थर्ड। इसके बाद हमें थर्ड देखने को मिलता है कम वर्षा, जो कि 60 से 100 सेंटीमीटर होती है और ये उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में होती है, राजस्थान में होती है, दक्कन के पठार की तरफ होती है, जो कि आपको मैं बताऊं कर्नाटका से थोड़ा ऊपर होता है ना, तो तेलंगाना की साइड उस तरफ थोड़ा सा आपको ये देखने को मिलेगा कितना 60 से 100 सेंटीमीटर। उसके बाद होता है अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँ। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र की बात करूँ तो ये 60 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पे वर्षा होती है। इसमें गुजरात, लद्दाख,
मध्य भाग में 20 सेंटीमीटर कम वर्षा देखने को मिलती है हमें। ठीक है, ये कुछ एरिया है जहाँ पर 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश देखने को मिलती है हमें। ठीक है, समझ में आ गया। 4 तरह की कैटेगरी है। पहले उच्च वर्षा जो कि 200 सेंटीमीटर से, जहाँ पे हमें मेघालय, खासी, जनजातीय पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद सामान्य वर्षा जो 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार में देखने को मिलती है। फिर थर्ड है कम वर्षा 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दक्कन के पठार देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र जहाँ पे पूरी तरह से वर्षा नहीं पहुँच पाती, जो कि 60 सेंटीमीटर से कम होती है। गुजरात, लद्दाख, दक्षिण मध्य भाग में 20 सेंटीमीटर से भी कम देखने को मिलती है। ये मैंने जल्दी इसलिए बोला है क्योंकि ये आपको रिपीट करा रहा था। ठीक है, आप डबल स्पीड में दोबारा देख लीजिएगा, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। न केवल जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब याद हो जाएगा। ठीक है, इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। एक टफ चैप्टर है तो कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब करके तो जाएँ। ठीक है, हमारी मेहनत को थोड़ा तो इम्पोर्टेंस दें। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट है हमारे सामने, नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। देखिए, इसके अंदर ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसको तो आप खुद भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, हम सब जानते हैं। और खरीफ फसल का समय आते ही मानसून ऋतु आ जाता है, फिर कटाई शुरू हो जाती है मानसून के बाद। फिर फसलें सर्दियों में उगाई जाती है, वो अलग होती है, गर्मियों की अलग होती है। अर्थव्यवस्था हमारी मानसून पर निर्भर करती है, क्योंकि कृषि पर निर्भर करती है तो कृषि मानसून पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके अलावा ठंड के मौसम होते ही लोग जनवरी के महीनों में कई राज्यों में मकर संक्रांति, पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल जैसे कई समारोह बनाते हैं। ठीक है, ये भी आपको मालूम होगा। ठीक है, ऊनी कपड़े जो कि आपको देखने को मिलेगा कि सर्दियों में मौसम छोटा हो जाता है। ठीक है, मौसम के कारण दिन छोटा हो जाता है। ठीक है, सर्दियों में आपको पता ही होगा इस चीज़। ठीक है, इसके अलावा वसंत पंचमी, ठीक है, आपको ये भी देखने को मिलेगा। फिर गर्मी में सूखा देखने को मिलेगा, बैसाखी, होली, ये सारे के सारे किसी न किसी मौसम से कनेक्टेड ही त्यौहार होते हैं। ठीक है, ओणम का जश्न मनाते हैं हम केरल में। ठीक है, वो बारिश के स्वागत की बात करता है। फिर दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली। तो हम सब जानते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन हमारे जलवायु पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने, वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन और उनका भारतीय जलवायु पर प्रभाव। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी थी मैंने सारी की है। इसके अंदर भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आपको जानने को मिलेगा कि इंडिया क्या है। इंडिया हमेशा से विश्व स्तर पर पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक रहा है और सीरियस रहा है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो हमारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, सबसे पहले तो जनसंख्या में वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है। औद्योगिकरण के कारण हम देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि CFC कहलाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे का सारा क्या है, हमारे इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है बढ़ती जनसंख्या के कारण। और उसके बाद सौर ऊर्जा का लगभग 51% भाग हमने अवशोषित कर लिया है। ठीक है, तापमान इसके कारण बढ़ रहा है। हरित गृह जो गैसें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद होती जा रही है और इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। मगर क्या हम UNO के साथ मिलके, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलके हम कुछ कार्यक्रम भी चला रहे हैं। किसके लिए? पर्यावरण के लिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? पर्यावरण से मिलके हम कुछ कार्यक्रम भी चला रहे हैं और इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इन 2 टॉपिक्स में, मगर हाँ जो मैंने बताया था वो सारा इंपॉर्टेंट था पहले का। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।